अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन ज़मान पाशा। आज की ये स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले एक नए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। उसे हम बहुत जल्दी समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, जो शायद आज तक आप लोगों ने ना सुनी हो या अभी तक आप लोग सुन ना पाए हों। जिसके अंदर हम वॉरफेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर हम डॉग फाइट के बारे में आपको बताने वाले हैं और जिसके अंदर हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कौन से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से। आज की ये जो कहानी है इसका स्टार्ट होता है 2016 से। 2016 में इंडिया में उड़ी के मकाम पे एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसे पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टोटली डिनाई किया और कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। उसके बाद 2019, आप सब लोगों को याद होगा, 2019 में पुलवामा के मकाम पे इंडिया में एक हमला होता है, जिसमें उनके फौजियों की बड़े पैमाने पर हलाकत होती है। जिसके बाद इंडिया ये क्लेम करता है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है और पाकिस्तान इसे डिनाई देता है एज़ यूजुअल। उसके बाद इंडिया एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करता है। पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पे एयर स्ट्राइक करता है। उस वक़्त तक पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ ने ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी इंडिया पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट करेगा और पाकिस्तान में आके कोई स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तानी पहले से तैयार नहीं थे। इसके लिए पाकिस्तानियों ने पहले से सोचा नहीं था, क्योंकि आज तक कभी इंडिया ने ऐसा किया नहीं था। उसके बाद, उसके वेरी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के शाहीन इंडिया की तरफ झपटते हैं और उनके बहुत हसास टारगेट्स को निशाना बनाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हमारी मौजूदगी आपकी मिलिट्री कैंप्स की तरफ, आपके मिलिट्री बेसिस की तरफ मौजूद है, हम आपके मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। इसी दौरान इंडियन पायलट्स अपने जहाज़ों के साथ एयरबॉर्न होते हैं और पाकिस्तानी पायलट्स का पीछा करते हैं। इस चेज़ में इंडियन पायलट्स पाकिस्तानी टेरिटरी को ब्रीच करते हैं और वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आते हैं। एयर स्पेस में घुसने से पहले पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया होता है और इंडियन एयर जेट्स का रडार जाम कर देते हैं। जब वो रडार जाम करते हैं तो उनका जो अपने स्टेशन से ताल्लुक है वो टूट जाता है और वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आ जाते हैं। जब वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आते हैं तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स उनका निशाना लेते हैं और उनमें से अभिनंदन बिल्कुल एक कटी पतंग की तरह पाकिस्तानी सरजमीन में गिरता है, जहाँ पाकिस्तानी अवाम उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद मिलिट्री के लोग आते हैं, उसे ले जाते हैं और वो आप लोगों ने सुना ही होगा कि टी वाज़ फैंटास्टिक। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि उनका एक तैयारा भी मार गिराया पाकिस्तान ने और तैयारा मार गिराने के साथ-साथ उनका एक पायलट पाकिस्तान के हाथ लग गया। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन आसमान को छू रही थी और कभी भी खदशा था कि फुल फ्लेज वॉर हो सकती है। लेकिन उस दौरान भी अमेरिका ने इंटरवीन किया और दोनों मुल्कों में सुलह सफाई करवाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सुकून के दिन रहते हैं, पाकिस्तान में अटैक्स होते रहते हैं, उसमें इंडियन हाथ भी साबित साबित होता रहता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है पहलगाम। अप्रैल के अंदर इंडिया के अंदर पुलवामा अटैक होता है और पुलवामा अटैक के सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे इंडियन मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इसे पाकिस्तान ने करवाया है और ये पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है और पाकिस्तान इसका डिनायल देता है। लेकिन इंडिया बतरदीज अपने मीडिया के ज़रिए, अपने सियासतदानों के ज़रिए इंडियन अवाम का माइंड बनाता है कि ये हमला पाकिस्तानियों ने करवाया है और ये मजहबी मुनाफरत की बेस पे हुआ है। उसके अंदर वो ये दिखाते हैं कि टोटल 24 लोग, 26 लोग जो है वो मारे गए हैं। उनमें से 24 का ताल्लुक हिंदू मजहब से है, एक का ताल्लुक क्रिश्चियन मजहब से और एक का मुसलमान मजहब से। अगर एक मुसलमान और एक हिंदू था, एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन था, तो फिर तो ये बात साबित नहीं होती कि ये टोटली हिंदुओं का कत्लेआम किया गया है। लेकिन फिर भी इंडिया इसके ऊपर अपनी आवाम का माइंड बनाता है और जवाब ढूँढता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। पाकिस्तान अपने सफ़ारती ताल्लुकात इस्तेमाल करता है और इंटरनेशनल लॉबिंग करता है और लोगों को बताता है, मुल्कों को बताता है कि देखें, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी कीमत पूरी दुनिया अदा कर सकती है या इंडिया को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया इसको बहुत ईज़ी-वीज़ी लेता है और वो दिन आ जाता है जिसमें हमने देखा कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात इंडिया के जहाज़, जिनकी तादाद 72 के करीब थी और
पाकिस्तान भी ज़ाहिर है हाई अलर्ट पे था। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान के उस वक़्त 42 फाइटर जेट्स एयरबॉर्न थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एयर वाइस मार्शल ने जब ब्रीफिंग दी थी औरंगज़ेब साहब ने, तो उन्होंने बताया था कि 72 के करीब फाइटर जेट्स इंडिया के एयरबॉर्न थे और 42 के करीब पाकिस्तान के थे, क्योंकि वो रात एज़ एक्सपेक्टेड हमें पता था कि इंडिया हमला कर सकता है, क्योंकि वो बहुत टेंशन के दिन थे। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट से एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में 9 या 6 लोकेशंस को लॉक करता है और वो ट्रिगर करता है। जैसे ही इंडिया अपने मिसाइल्स लॉन्च करता है, तो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं बाबर सिद्दू साहब, वो इंटरवीन करते हैं। वो उस मॉनिटर कर रहे थे उस ऑपरेशन को, उस दिन जो भी मामला थे, क्योंकि जैसे ही इंडिया के जहाज एयरबॉर्न होने लगते हैं तो पाकिस्तान उस चीज़ के बारे में जान लेता है। वो कैसे जान लेता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पाकिस्तान को पता चल जाता है कि इंडिया का कोई जहाज उसकी एयर बेस से उड़ने लगा है या उसकी एयर बेस पे टेक ऑफ करने लगा है। इसी असना में बाबर साहब अपनी टीम से ये बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो फाइटर जेट्स इस अटैक में शामिल है उन्हें आप लॉक लॉक करें और उन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज के जरिए मार गिराएं। बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर मिसाइल्स हैं। बीवीआर मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। आपने समझ ही गए होंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या है, मतलब जो दिखाई ना दे रहा हो लेकिन उसे फिर भी लॉक किया जाए। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि होता ये है कि एवॉक्स नाम के कुछ जहाज होते हैं जो कि बहुत ऊंचाई के ऊपर सफर करते हैं और उनका जो रेडार होता है वो 450 से 500 किलोमीटर की रेंज के करीब होता है और वो देख सकता है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के पास जहाज हैं या इंडिया के पास जहाज हैं, इनका जो रेडार है वो फाइटर जेट्स का रेडार इतना बड़े पैमाने पे नहीं देख सकता है। किसी का 120 किलोमीटर होता है, किसी का 140, किसी का 200 किलोमीटर इसकी रेंज के अंदर अंदर होता है। हमने उस दिन जो अपने फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए हैं वो J-10C इस्तेमाल किया है और JF-17 थंडर इस्तेमाल किया है। J-10C 4.5 जनरेशन जहाज है जो कि चाइनीज असेंबल जहाज है। चाइनीज बेस्ड चेंगडू कंपनी ने इस जहाज को बनाया है। होता ये है कि उस रात को जैसे ही इंडियन राफेल और दूसरे उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो अटैक करते हैं पाकिस्तान पे, तो जैसे ही उनके मिसाइल ट्रिगर होते हैं तो पाकिस्तान के एयर चीफ पाकिस्तानी फाइटर्स जेट्स को ये अथॉरिटी देते हैं कि आप उन्हें लॉक करें, उन्हें ट्रिगर करें, उन्हें टारगेट करें, उन्हें मार गिराएं जिन जहाज़ों से ये मिसाइल फायर हुए हैं। इसी असना में पाकिस्तानी एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसलिए इस्तेमाल होता है कि सामने वाले जहाज़ों का या सामने वाले जो दुश्मन है उसके रडार्स को जैम किया जाए। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं लेकिन इसका बेसिक मकसद यही होता है कि आपने रडार जैम करना है। जैसे ही आप रडार जाम करते हैं, आप दुश्मन के रडार से गायब हो जाते हैं, उनका रडार जाम हो जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है और आप बीवीआर मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया ये समझ रहा था कि शायद चाइना ने पाकिस्तान को जो बीवीआर मिसाइल दिया है, जो PL-15 है, जो कि JV-17 थंडर या J-10C में जो है लगाया जा सकता है, वो उसकी जो रेंज है एयर टू एयर वो 145 किलोमीटर है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सज्जा दिखा के खब्बा मारा गया है। जो चाइना ने हमें जहाज दी जो हमें चाइना ने PL-15 दिए थे उनकी रेंज अप्रॉक्स 300 किलोमीटर के करीब थी और ये कयास आराई की जा रही है कि 180 टू 200 किलोमीटर के फासले से पाकिस्तान ने इंडियन राफेल को और बाकी जहाज़ों को निशाना बनाया है। तब आप अंदाज़ा लगाएं कि 180 किलोमीटर दूर उन्होंने अपने आप को रखा था, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस को ब्रीच किया, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए तो पाकिस्तानी उन्हें मार गिराएंगे। इस बार उन्होंने अपना पैंतरा बदला और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी ही एयर स्पेस से स्ट्राइक की और वो ये चाहते थे कि बस एयर स्ट्राइक करेंगे, घर जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी उनकी, उनका मीडिया भी खुश हो जाएगा, उनकी आवाम भी खुश हो जाएगी। नवंबर में होने वाले जो बिहार के इलेक्शन है वो भी मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन मोदी जी को पता नहीं था कि पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की J-10C जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने लॉक किया राफेल्स को। 3 राफेल थे, 2 सुखोई थे और 1 मिग जो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक है उन्हें लॉक किया गया और ट्रिगर किया गया और इसी पलक झपकने में बीवीआर मिसाइल के यूज की वजह से वो कटी पतंगों की तरह जमीन बोस हो गए, जिसमें कुछ भटिंडा में गिरे, कुछ कश्मीर में गिरे और कुछ दीगर इलाकों में गिरे, जिसे CNN ने
रिपोर्ट किया, जैसे बीबीसी ने रिपोर्ट किया, हिंदू टाइम्स ने, हिंदू इनका एक न्यूज़पेपर है उसने भी किया। इसके अलावा अल जज़ीरा ने इसे रिपोर्ट किया और फ्रेंच ऑफिशियल्स ने ये बताया कि भाई बिल्कुल रफ़ेल गिरा है। अभी तक जो उनकी तरफ से ये एक्नॉलेज किया गया है कि 1 रफ़ेल तो मिनिमम गिरा है और 2 रफ़ेल भी हो सकते हैं। तो अगर 1 रफ़ेल गिर सकता है तो 2, 3, 4 कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए उन्होंने 7 तारीख गुज़रने के बाद, जब 7 तारीख की रात गुज़री, तो उन्होंने अपने तमाम जहाज़ों को डिप्लॉय कर दिया 300 किलोमीटर से भी दूर पाकिस्तानी एयर स्पेस से, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल्स हैं, जो जैसे ही उनके जहाज़ एयरबॉर्न होंगे, पाकिस्तानी एयर फाइटर जेट्स उन्हें गिरा सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने अपने जो जहाज़ थे फाइटर जेट्स से उन्हें ग्राउंड कर दिया, 300 किलोमीटर से दूर रखा। उसके बाद आपने देखा कि 8 तारीख को इंडियन मीडिया ने बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। और 9 तारीख को तो हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में। और इंडियन मीडिया का जो मज़ाक उड़ाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे, वो सारी दुनिया ने देखा है किस तरीके से इंडियन मीडिया ने हिपोक्रेसी का मुज़ाहिरा किया और ऐसी-ऐसी खबरें चलाई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कराची पे अटैक हो गया, इस्लामाबाद के पोर्ट पे अटैक हो गया, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, जनरल आसिम मुनीर को पकड़ लिया गया और पता नहीं क्या-क्या। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं 9 तारीख को। 9 और 10 की दरमियानी रात को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी एयर बेसिस को अटैक किया। एयर बेसिस को जब अटैक किया गया तो उसके बाद भी आपने देखा होगा कि एयर वाइस मार्शल जो है वो आए थे और उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से उनके ड्रोन्स और उनके जो मिसाइल्स थे उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, उनको डाइवर्ट किया गया सॉफ्ट किल के थ्रू। सॉफ्ट किल क्या है कि जीपीएस बंद कर दिया जाए, जीपीएस लोकेशन को डाइवर्ट कर दिया जाए और उनको उनके मिसाइल्स को, उनके ड्रोन्स को भटका दिया जाए। अच्छा, जो सॉफ्ट किल के थ्रू एक तो उन्हें डाइवर्ट किया गया, इंटरसेप्ट किया गया HQ-900 जो पाकिस्तान के पास HQ-9 एक डिफेंस सिस्टम है चाइनीज बेस्ड, उसके थ्रू उसमें से कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को हिट किया 3, जिनमें नूर खान एयरबेस थी, जिसके अंदर 2 और एयरबेसेस थी। अच्छा, उसका जवाब देने के लिए आपने देखा होगा कि DGISPR साहब आए और उन्होंने कहा कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे और सुबह पाकिस्तान ने बुनियान उन मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसको दुनिया ने तारीख रकम की, दुनिया ने देखा कि वो कैसा ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान ने 26 टारगेट्स को लॉक किया इंडिया के और कामयाबी से उन्हें निशाना बनाया, जिसमें उनका ब्यास में ब्रह्मोस स्टोरेज डिपो था उसे उड़ा दिया गया, पठानकोट जो उनका एयरबेस है उसे उड़ाया गया, उसमें कुछ जगहों को नुकसान पहुंचाया गया। आदमपुर है, उधमपुर है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनको निशाना बनाया गया। 26 से ज़्यादा उनके जो टारगेट्स थे उन्हें बहुत बखूबी जो है ना अचीव किया गया। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने फतेह 1 फतेह 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स दिल्ली में उड़ते फिर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके 4 से 5 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर होता है और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना ये ऐलान करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर हो गया है। इससे आगे की कहानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।